हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग कैनेमैटिक्स का वो भाग फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हम आज उसको भी डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग कैनेमैटिक्स के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। मैं हूं अमन गुप्ता फ्रॉम टैलेंट हब। अब जो भी मोशन कोई भी बॉडी करती है उसको तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में कोई भी वस्तु चलती है तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक ट्रैक बनाया हुआ है और एक इंसान को कहा गया कि सिर्फ उसी ट्रैक पर चलना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रैक पर एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस में चल रही है तो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही चलेगी, वाई एक्सिस में चल रही है तो सिर्फ वाई एक्सिस में ही चलेगी, जेड एक्सिस में चल रही है तो सिर्फ जेड एक्सिस में ही चलेगी। तो यानी कि इसका जो मोशन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में कंस्ट्रेन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप प्लेन में चल सकते हैं। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ अपने सीध में चलना है तो एक स्ट्रेट लाइन मानकर उसी पर चल सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ ही जा सकते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप अपने हाथ में जब बॉल रखते हैं और बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल वापस आपके हाथों में वापस आ जाती है। तो इसका मतलब उस बॉल का मोशन सोचिए कहाँ हुआ। क्या पहले प्लस वाई एक्सिस में ऊपर की ओर हुआ और फिर माइनस वाई एक्सिस में वापस हुआ आपके हाथों तक आने के लिए। तो यानी कि इस समय जो मोशन था वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में हुआ, इसलिए इसे वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। अब जो आपका सेकेंड टाइप है वो है टू डी मोशन या टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास तीन डायमेंशंस जो होते हैं एक्स वाई और जेड, अगर टू डायमेंशनल मोशन की बात करूं तो जो भी वस्तु चल रही है वो एक्स वाई एक्सिस में साथ साथ चल रही है, यानी कि एक्स वाई प्लेन में चल रही है या वाई जेड प्लेन में चल रही है या जेड एक्स प्लेन में चल रही है। तो कभी आपने अगर नदी में कभी नाव को चलते हुए देखा होगा तो नाव सीधी भी चलती है और नदी के बहाव के साथ साइडवेज भी चलती है, इसलिए उसे टू डायमेंशनल मोशन कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो एक सांप, एक जो स्नेक होता है वो जो चलता है तो वो आगे भी चलता है और साइडवेज भी चलता है। देखिए उसकी जो चलने की ये होती है, जो तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि वो आगे तो बढ़ ही रहा है और साइड में भी यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरह के दोनों एक्सिसेस में मूवमेंट करने के कारण इसको अपन टू डी मोशन कहते हैं या टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर चीज़ तीनों डायमेंशन में मूव कर सकती है। जैसे मान लीजिए एक पक्षी जो आकाश में उड़ रहा है, सोचो वो साइडवेज भी जा सकता है, आगे तो वो जा ही रहा था, और ऊपर नीचे भी जा सकता है। इसका मतलब वो एक साथ एक्स वाई और जेड तीनों ही एक्सिस में अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ चल सकता है, अपना अपना जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो ले सकता है। तो इसलिए वैसे मोशन को अपन थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों डायमेंशनल मोशन समझ में आ गए होंगे। अब जो लास्ट वीडियोस में आपको क्वेश्चन मिले थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस वन डायमेंशनल मोशन के थे। तो वन डायमेंशनल मोशन के जो सैंपल प्रॉब्लम्स थे तीन, और जो मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स थे दो, वो पांचों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि इनसे आपका वन डायमेंशनल मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को करने से पहले? लास्ट टाइम में हमने एक साइन कन्वेंशन पढ़ाया था। साइन कन्वेंशन का मतलब याद करो, हमने बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर प्लस एक्स और प्लस वाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, और माइनस वाई और माइनस एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। यानी क्या बोला था हमने? अगर मान लो कोई वेक्टर प्लस वाई और प्लस एक्स में तो होगा तो उसको क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और
माइनस वाई और माइनस एक्स में होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है अपने को, वो जो 3 फॉर्मूलाज थे याद है आपको, 3 फॉर्मूला क्या क्या थे, वी एफ माइनस वी ओ इज इक्वल टू ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। याद करो ये फॉर्मूला कैसे आया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, इससे आया था ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था अपने पास, एस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला था अपने पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर आपको इनमें डाउट है तो एक बार पीछे जाकर वापस से उन फॉर्मूलाज को देख लीजिए। तो क्वेश्चन करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया, यू आर राइडिंग ए यूनिकॉर्न at 25 meter per second and come to a stop at red light 20 meter away। देखो इसका मतलब समझो क्वेश्चन का, इसका मतलब कहा गया कि आप 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे और आप क्या करते हो, अचानक रुकते हो, और रुकने में क्या होता है, जो डिस्टेंस कवर होती है, ऐसा तो होता नहीं कि जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो वो उसी क्षण रुक जाती है। गाड़ी क्या होता है, उसके बाद ब्रेक मारने के बाद भी कुछ दूर आगे जाती है। तो जब आप किसी भी यूनिकॉर्न पर सवार थे और आपकी वेलोसिटी उस समय 25 मीटर पर सेकेंड थी, तो रुकने में जो आपका डिस्टेंस कवर हो गया वो 20 मीटर कवर हो गया, और रुकने के बाद जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो अगर मैं यहाँ पर टर्म्स डिसाइड करूँ तो वी नॉट को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, यानी आपकी प्रारंभिक वेग क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड, और जब आप रुक गए तो वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी का मतलब अंतिम वेग, तो वो क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। जब आप रुक गए तो आप चल थोड़ी ना रहे थे, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और इस बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, जितनी दूरी आपने तय कर ली वो है 20 मीटर। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, क्योंकि एक पाथ के अलावा तो और कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर मान लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस चीज़ को और क्लियर करेंगे आगे क्वेश्चंस करके। अच्छा, अब इसमें अगर हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो हमारे दिमाग में तीनों फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला आता है, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही फॉर्मूला हमारे दिमाग में आता है। तो हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी तो हम रुक गए थे तो 0 हो गई ना फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियली हमारी वेलोसिटी क्या थी, 25, और एक्सेलरेशन तो हमें चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 20। तो इस फॉर्मूला में इस तरह हम लोग सारी चीज़ों को डाल देते हैं, तो हमें एक्सेलरेशन जो मिलता है वो माइनस में आता है। बच्चों, जो साइन है उसका बहुत महत्व है काइनेमेटिक्स में, और काइनेमेटिक्स में ही नहीं, फिजिक्स में पूरा बहुत महत्व है साइन का। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में आया है। तो एक्सेलरेशन माइनस में आया है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था, या ब्रेकिंग हो रही थी। एक्सेलरेशन जब भी आपका माइनस में आएगा इसका मतलब वहाँ पर ब्रेकिंग हो रही थी, और ब्रेकिंग हुई तभी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो पाई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है, अ ब्रिक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर अप, फाइंड इट्स इम्पैक्ट वेलोसिटी एंड एयर टाइम। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले तो आप ये समझिए, हमने एक ईंट को, ब्रिक को 100 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब है कि हमने बस उसे छोड़ दिया है। अगर यहाँ पर थ्रोन लिखा होता तो थ्रोन का मतलब होता कि हमने उसे कुछ वेलोसिटी देकर फेंका है, लेकिन यहाँ पर फेंका नहीं जा रहा, यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। फाइंड इट्स इम्पैक्ट वेलोसिटी। इम्पैक्ट वेलोसिटी का मतलब ये है कि ज़मीन से टकराने वाली वेलोसिटी उसकी क्या होगी, तो डैट इज इम्पैक्ट वेलोसिटी। एंड एयर टाइम।
एयर टाइम का मतलब ये हवा में कितनी देर तक रहा, डैट इज़ एयर टाइम। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने इसे छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो। प्रारंभिक वेग क्या था, ज़ीरो। और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। और इसने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, 100 मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, क्योंकि सोचो क्या ये माइनस वाई एक्सिस में चल रहा था ना, तो जब भी जो भी वेक्टर माइनस वाई को दिखाई देगा, वाई की माइनस वाई की ओर होगा, उसे क्या हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, -100। यहाँ पर अगर माइनस की जगह पर प्लस रखोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन तो एक ही है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है वो भी माइनस में ही होगी। तो कितना, मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि यूं तो ग्रेविटी 9.8 होती है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम उसे 10 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, -10। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पहले तो इम्पैक्ट वेलोसिटी चाहिए। तो हमें इस फॉर्मूला के थ्रू ये चीज़ दिख गई कि v फाइनल का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। में सब कुछ पता है मुझे, बस vf नहीं पता, और vf तो जानना है हमें। तो इस फॉर्मूला में जब हम सारी चीज़ों को डालेंगे तो देखो यहाँ पर जो भी माइनस था वो इस माइनस के साथ इनटू होकर प्लस हो जाएगा। तो यानी vf जो होगी वो अपने आप 20√5 मीटर पर सेकेंड आने वाली है। इसका मतलब ज़मीन से टकराने से पहले, जस्ट पहले, उसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो 20√5 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अब ये तो हमने पता लगा लिया कि ज़मीन से टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, बट क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रखी है, और वो क्या है, उसने टाइम कितना लिया ज़मीन से टकराने तक का। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला क्या था, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू a इंटू टी। देखो इनिशियली प्रारंभिक वेग जो भी है वो हमारा ज़ीरो ही तो है, क्योंकि उसे छोड़ा गया था। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है, 20√5। और एक्सेलरेशन तो हमें पता है ना, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 10। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 2√5 सेकेंड्स। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने इससे पहले वाले में तो एक्सेलरेशन को -10 लिया और इस समय एक्सेलरेशन को 10 ले रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। तो बिल्कुल गलत बात हो गई बच्चों। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की ओर होगी, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी को भी माइनस में लेना पड़ेगा। और जैसे ही मैं एक्सेलरेशन को माइनस में लूँगा, ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना आ गया अपने पास, 2√5। और वैसे भी टाइम नेगेटिव थोड़ी ना आ सकता है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन एरो इज शॉट स्ट्रेट अप फ्रॉम ए पिट 12 मीटर बिलो ग्राउंड एट 38 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का कहना ये है कि ज़मीन से नीचे एक गड्ढे से 12 मीटर नीचे एक गड्ढे से एक एरो को शूट किया गया, और एरो को जैसे ही शूट किया गया उसकी स्पीड कितनी थी, 38 मीटर पर सेकेंड। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हो, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो सोचो क्या होगा, क्या होगा क्या इसमें। देखो मैंने एक ग्राउंड के नीचे एक पिट बना रखी है, और पिट बना रखी है यहाँ मैंने 38 मीटर पर सेकेंड से एरो को ऊपर की ओर उछाला है। तो सोचो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एरो क्या है अपने पास, 38 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन तो चेंज हो नहीं सकता है, तो एक्सेलरेशन क्या है हमने, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ये सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाता है, यानी यहाँ जब पहुंच जाता है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होने वाली है, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो ये और ऊपर जाने वाला था। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर हर एक जो भी वस्तु होती है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो मुझे इतनी बात तो पता चल गई। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2as। सोचो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, ज़ीरो, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, ज़ीरो। और इनिशियली जब ये धनुष से छूटा था तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 38। तो यानी क्या लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ही तो एच मैक्स है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस। तो हमें दिखाई दिया कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर एच मैक्स आ गया वो कितना आ गया अपने पास, 72.2। लेकिन ये 72.2 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है ना, हमें तो ग्राउंड से ऊपर पूछा है। देखो मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड, यानी हमें इस पूरी वैल्यू से 12 को माइनस करना पड़ेगा ताकि हम ये जान सके कि ग्राउंड से कितनी ऊपर तक मैक्सिमम हाइट है। तो हाइट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 60.2। अब इस क्वेश्चन में दो भाग हैं। दूसरा भाग क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम इज इट एट ग्राउंड लेवल, यानी ये ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल का मतलब ये जरूर यहाँ नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल का मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर वापस कितनी देर में पहुँच जाता है या फिर जाते वक्त कितनी देर में पहुँचता है। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई देता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो जो यहाँ पर से पिट से ग्राउंड का लेवल है वो कितनी दूरी पर है, 12 दूरी पर है और +12 है, ठीक है। तो +12 दूरी पर है तो क्या मैं हाइट को +12 ले लूँ। इनिशियली जो तुम्हारा वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 38, और एक्सेलरेशन कितना था, -10। तो इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, आपके पास जो एक टाइम आएगा वो ऑलमोस्ट 3.31 सेकेंड्स आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि उस लेवल पर, अच्छा श्रीधराचार्य फॉर्मूला से दो टाइम्स आते हैं हमारे, एक तो ये टाइम आएगा, दूसरा एक और थोड़ा ज़्यादा टाइम आएगा। तो जब ये वस्तु ऊपर जाने के बाद वापस जब नीचे आएगी ग्राउंड लेवल पर, तब वो दूसरा वाला जो टाइम होगा वो उस समय का टाइम होगा, इसलिए वो दोनों के दोनों ही टाइम दे देता है, इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम्स पूछा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स की ओर। मल्टी स्टेप प्रॉब्लम से डरना नहीं है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स ज़्यादा होंगे, क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ फास्ट शुड यू थ्रो ए कुमक्वाट। कुमक्वाट ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, एक बॉल ही समझ लो, straight down from 40 meter up so that its impact speed would be same as mango dropped from 60 meter। तो इस क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है कि हम किसी बॉल को 40 मीटर हाइट से कितनी वेलोसिटी से फेंके कि ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जितनी एक मैंगो को 60 मीटर की हाइट से गिरने पर होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि आखिर मैंगो जब 60 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया तो उसकी इम्पैक्ट स्पीड क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर उतनी ही इम्पैक्ट स्पीड किसी बॉल या कुमक्वाट की होती है, 40 मीटर हाइट से गिराया हुआ कुमक्वाट की होती है, तो आखिर उसे फेंका कितने से गया होगा। तो सबसे पहला अध्यक्ष जो हमारा है वो हमारा ये है कि हमें मैंगो से गिरने पर जो इम्पैक्ट स्पीड है वो निकालना होगा ताकि हम उसे पहले वाले में यूज़ कर सकें। तो हमने क्या किया, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मैंगो वाला पिक्चर बनाया है, ये वाली पिक्चर पूरी मैंगो वाली पिक्चर है। तो मैंने देखा कि मैंगो को जब गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होने वाली है क्योंकि उसे फेंका नहीं गया था, उसे ड्रॉप किया गया था। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होने वाली है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, क्या 60 डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, -60 क्योंकि नीचे की ओर आ रहा था। और एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है तुम्हारा -10 जो भी ग्रेविटी होगी। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया
वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब वी इनिशियल तो बाबू जीरो है ना, क्योंकि उसे ड्रॉप किया गया है, तो क्या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू -60। तो इससे वी फाइनल जो आ गया वो हमारे पास आ गया 34 मीटर पर सेकेंड। अब 34 मीटर पर सेकेंड से जो आर्म होगा वो ज़मीन से टकराने वाला होगा। तो चलो इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई। अब क्वेश्चन के जो कुमक्वाड वाले ये है पार्ट है उसमें चलते हैं। तो उसको देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो मैंने देखा कि 40 मीटर हाइट से किसी v वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, और ये गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 34। ये अभी अभी हमने जाना, तो 34 वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 34। और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों इसका? डिस्प्लेसमेंट हुआ है -40। एक्सेलरेशन कितना है -10। जो भी ग्रेविटी होगी वही एक्सेलरेशन होगा। तो हम इसमें भी फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, v फाइनल का स्क्वायर तो वही होने वाला है जो पिछले केस में हुआ था, और कितना हुआ था 1200। तो 1200 हो गया v फाइनल का स्क्वायर, और v इनिशियल तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों -10, और s की जगह पर -40। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी जो मिलती है वो तुम्हारी 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाती है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। इस क्वेश्चन में 2 स्टेप थे, पहला था मैंगो और दूसरा था कुमक्वाड। मैंगो का गिरने पर जो उसकी इम्पैक्ट वेलोसिटी है वो निकालने के बाद हमें कुमक्वाड की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए डून बगी accelerates uniformly at 1.5 meter per second square from rest to 22 meter per second. Then the brakes are applied and it stops 2.5 second later. Find the total distance traveled. देखो इसमें कहा गया कि एक बग्गी है, बेसिकली एक कार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो कार पर जब तुम बैठे तो तुमने एक्सेलरेटर दबाया, तो एक्सेलरेटर ने एक्सेलरेशन कितना दिया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो शुरुआत में जब तुम कार तो रुकी हुई थी ना, चलती कार में थोड़ी ना चढ़ेंगे, अनसेफ होता है बहुत। तो कार जब रुकी हुई थी तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, और जब इसे एक्सेलरेट किया गया तो वो रेस्ट से 22 मीटर पर सेकेंड तक वो पहुंच गई। तो इसमें सोचो जब रेस्ट से 22 मीटर पर सेकेंड तक पहुंची है तो कुछ समय भी लगा होगा इसमें, और कुछ चली भी होगी कार। ऐसा तो है नहीं कि रुकी रुकी कार अचानक वेलोसिटी इतना हाई कर ले, तो यानी कुछ ना कुछ चली भी होगी। तो मैंने फर्स्ट पार्ट करके देखो फिगर बनाया है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि मान लो ये कार यहाँ से यहाँ तक चली है, तो ये कार अगर यहाँ से यहाँ तक चली है तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने पास। तो ये डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया है x1। अब क्वेश्चन के दूसरे छोर पे आते हैं, दूसरा पार्ट पे आते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट स्टॉप्स 2.5 सेकेंड लेटर। इसका मतलब 22 मीटर पर सेकेंड पर अगर कार चली गई उस समय अचानक, मान लो सामने कुछ गड्ढा आ गया, बच्चा आ गया, कुछ भी आ गया, तुमने क्या किया ब्रेक मार दिया। तो ब्रेक मारा तो उस गाड़ी को रुकने में 2.5 सेकेंड्स लग गए। तो उस समय भी गाड़ी वहीं की वहीं नहीं रुकती, गाड़ी हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में देखो, मैंने जो फिगर बनाया है उसको ध्यान से देखो। इसमें जब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 22, और तुमने जैसे ही ब्रेक मारा है तो बेसिकली तुमने एक नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया है यानी रिटार्डेशन दिया है। तो कितनी देर के लिए रिटार्डेशन हुआ है 2.5 सेकेंड्स के लिए, और ये रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक है, तो यानी इस समय भी ये कुछ ना कुछ चला होगा। तो कितना चला होगा x2 चला होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है।
क्वेश्चन सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि पहले हमने गाड़ी स्टार्ट की, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के बाद उसकी स्पीड बढ़ाई 0 से लेकर 22 तक, और उसके बाद हमने ब्रेक मार लिया। ब्रेक मारने के बाद जो गाड़ी के रुकने का समय था वो 2.5 सेकेंड्स था। तो इसमें कितनी दूरी हम लोग चल गए वो हमें बताना है। तो फिगर से ये दोनों पार्ट क्लियर होते हैं। अब मैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अलग अलग सॉल्व करना चाहता हूँ। तो पहले पार्ट में देखो, इनिशियली गाड़ी क्योंकि रुकी हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 22, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंत में 22 तक पहुंच गए थे अपन। एक्सेलरेशन क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5, और पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। x1 जो है वो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as जब हम लोग लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस समय जो गाड़ी है वो 161.34 मीटर्स चल चुकी है। तो यहाँ तक तो अब बात समझ में आ गई। गाड़ी रुकी हुई थी, हमने स्टार्ट की, चलाया, 22 तक पहुँचे और 161.34 मीटर्स पर उसकी वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब सामने बच्चा आ गया तो हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारना चाहिए। तो जब हमने ब्रेक मारा तो सेकेंड पार्ट की शुरुआत हो गई। अब सेकेंड पार्ट की शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी अपने पास, 22 थी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 22 ही होने वाली है। तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, 22। और इस समय दूसरे फॉर्मूला का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम दिया गया है। तो हम लोग वी एफ माइनस वी ओ इज इक्वल टू ए टी यूज़ कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो गाड़ी ब्रेक मारने पर रुक जाती है ना, तो रुक जाने पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 22। अब एक्सेलरेशन तो हमें निकालना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो टाइम कितना दिया हुआ है, 2.5। तो इससे हमें एक्सेलरेशन जो आ गया बच्चों, वो देखो एक्सेलरेशन आ गया -8.8। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो ब्रेकिंग की वजह से आया है, वो बेसिकली रिटार्डेशन है, वो डी एक्सेलरेशन है, इसलिए माइनस है। तो एक्सेलरेशन तो हमने पता कर लिया, लेकिन हमें निकालना क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हम क्या करते हैं, देखो दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0, क्योंकि हम रुक गए थे। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 22, और एक्सेलरेशन अब हमें प्राप्त हो चुका है। तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा रहे हैं अपन। तो इससे जो डिस्प्लेसमेंट आई वो 27.5 मीटर्स आई। अब थोड़ा सोचो कि हमारी गाड़ी ने जब एक्सेलरेट किया तो 22 तक आने में कितना मीटर चल गई थी, 161 मीटर्स, और रुकने में इसने 27.5 मीटर में रुक गई। इसका मतलब जो हमारी गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं ना वो काफ़ी पावरफुल होते हैं और बहुत जल्दी रोक देते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 161.34 प्लस 27.5। अब जो भी आता है वो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 1D मोशन के थे, 1 डायमेंशनल मोशन के थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद से अब उठाकर कर सकते हो, और अगर आपसे ना हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है क्या?